आज का हमारा प्रश्न है सामान्य भाषा और काव्य भाषा के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो हम सबसे पहले समझते हैं काव्य भाषा का स्वरूप कि काव्य भाषा क्या है। काव्य भाषा विश्व साहित्य में हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। यूनानी विचारकों ने भी कवि कर्म में भाषा को ही प्रधानता दी है और भारतीय काव्य शास्त्र में भाषा को साहित्य में बहुत महत्व दिया है। कहने का तात्पर्य है कि काव्य भाषा, जब हम कोई साहित्य की रचना करते हैं तो जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वह काव्य भाषा होती है और काव्य भाषा एक आदर्श भाषा होनी चाहिए क्योंकि साहित्य में या काव्य में भाषा का अत्यधिक महत्व है। आम बोलचाल की भाषा में निरंतर परिवर्तन के कारण जब परिनिष्ठित और मानक रूप ग्रहण कर लेती है तब वह काव्य भाषा बन जाती है। वही है कि काव्य भाषा जो है वह एक आदर्श भाषा होनी चाहिए। तो जब आम बोलचाल की भाषा एक परिनिष्ठित और मानक रूप ग्रहण करती है तब वह काव्य भाषा बन जाती है। काव्य भाषा बहुत से उपादानों से मिलकर तैयार होती है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब हम काव्य में किसी भाषा या किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग हम बहुत से चीज़ों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक शब्द में हम अनेक उदाहरणों को व्यक्त कर सकते हैं या अनेक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसलिए काव्य भाषा में एक शब्द के बहुत से उपादान होते हैं। इसका शब्द भंडार जितना समृद्ध होगा उस भाषा का काव्य साहित्य उतना ही समृद्ध होगा। मतलब कहने का तात्पर्य कि जिस भाषा के शब्द में अनेक शब्द होंगे, जिस भाषा में उसमें साहित्य में प्रयोग के लिए अनेक शब्द उपलब्ध होंगे क्योंकि कवि मूलतः शब्दों का ही साधक होता है। क्योंकि कवि की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा नहीं अपितु शब्दों से पूर्णतः पाती है। जब हम कोई भी साहित्य की रचना करते हैं तो हमें शब्दों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, शब्द भंडार की आवश्यकता होती है। अज्ञेय इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। अब हम अज्ञेय काव्य भाषा के संदर्भ में अज्ञेय का मत समझते हैं। मेरी समस्या की जड़ यही है। मेरी खोज भाषा की खोज नहीं बल्कि शब्दों की खोज है। भाषा का उपयोग मैं करता हूँ निसंदेह, लेकिन कवि होने के नाते जो मैं कहता हूँ वह भाषा के द्वारा नहीं, केवल शब्दों के द्वारा। अर्थात हम एक काव्य में जब हम कोई साहित्य लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं तो हम अनेक भाषाओं के शब्दों का उपयोग करते हैं। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और कई सामान्य बोलचाल की भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। शब्दों की भाषा वैज्ञानिक मानी जाती है। काव्य में भाषा प्रयोग के बारे में विद्वानों की राय अलग अलग है। कवि के लिए शब्दकोश की भाषा भी मान्य है और सामान्य भाषा भी। अज्ञेय का मत है, आज भी मेरी जो समस्या है जिसका हल पा लेना मैं अपने कवि कर्म की उपलब्धि मानूंगा, वह अर्थवान शब्द की समस्या है। काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि कर्म इसी परिभाषा से निश्चित होते हैं। अर्थात जो भी हम शब्द काव्य में प्रयोग करते हैं उसका अर्थ अनेक होना चाहिए। मतलब हर शब्द के अर्थ उपस्थित होने चाहिए। यही से कवि कर्म निर्दिष्ट होता है। अब हम समझते हैं कि सामान्य भाषा क्या है। सामान्य भाषा में प्रयुक्त शब्द सामान्य अर्थ की प्रतीति कराने में समर्थ होता है, परंतु वही शब्द काव्य में नए नए संदर्भों से युक्त कर नए नए अर्थों की सृष्टि करने लगता है। मतलब जब हम किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो सामान्य भाषा में तो उसका सामान्य ही अर्थ है। मतलब हम जो कह रहे हैं वह स्पष्ट है, हम वही कह रहे हैं। लेकिन काव्य भाषा में जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह उपमा के रूप में प्रयोग होता है कि कहना तो कवि ने कहा तो सामान्य शब्द है, लेकिन उसके कहने का अर्थ जो है वह अलग है। कवि प्रतिभा, कवि कौशल और कवि की कलात्मक चेष्टा से सामान्य शब्द भी नए नए अर्थ उद्भाषित करने लगता है। सामान्यतः भाषा
शब्द के संकेतार्थ को अपना आधार बनाती है, जबकि काव्य भाषा की विवक्षा का आधार लेती है। काव्य में प्रचलित, अप्रचलित, सरल, क्लिष्ट सभी प्रकार के शब्दों से काम लेना पड़ता है, जबकि सामान्य भाषा का उच्चतम विकसित रूप होता है। आचार्य कुंतक ने अलंकृत वाक्य में ही काव्यत्व माना तथा कवींद्र की भी मान्यता वैसी है। जब तक काव्य की रूप सत्ता, उपर्युक्त अभिव्यंजना या वाणी विधान नहीं प्राप्त करती, तब तक उसमें वादकता का गुण नहीं आ पाता। काव्य भाषा सामान्य भाषा की एक विशिष्ट शैलीगत अभिव्यक्ति है। यहाँ क्या कहा गया है कि काव्य भाषा जो है वह सामान्य भाषा की एक विशिष्ट शैलीगत अभिव्यक्ति है, मतलब उसका आदर्श स्वरूप है, जहाँ अपने अपने स्तरों पर स्थित भाषा की स्वनिष्ठ इकाइयाँ वस्तुतः अस्वनिष्ठ होकर बहुस्तरीय बन जाती है। अब हम समझते हैं कि काव्य भाषा और सामान्य भाषा, लोक भाषा में क्या क्या अंतर हैं। तो सर्वप्रथम है, काव्य भाषा की रचना सामान्य भाषा से जटिल होती है, उसमें अर्थ की अनेक परतें होती हैं। यही मैंने कहा कि जब कोई सामान्य बात कहता है तो सामान्य भाषा में सामान्य बात वही है जो वह कह रहा है, लेकिन काव्य में वो लिख तो सामान्य चीज भाषा रहा है, सामान्य वाक्य रहा है, लेकिन उसका अर्थ अलग हो सकता है। वह सोचने वाले की शक्ति के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ, साहित्य आलोचकों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ उसके निकलते हैं। बोलचाल की भाषा मूलतः उच्चारित होती है और काव्य भाषा व्यवहारिता लिखित होती है। इस कारण दोनों में अंतर देखा गया है। मतलब जो सामान्य भाषा है वह बोलने की भाषा है, लेकिन जो काव्य भाषा है वह लिखने की भाषा है। अब है, सामान्य भाषा का अर्थ रूढ़ और निश्चित होता है, काव्य भाषा में अर्थों की श्रृंखला फूटती है। वही कि जब हम काव्य भाषा पढ़ते हैं तो हम उसका अर्थ जो लिखा गया है उसका अर्थ हम अपने अनुसार निकालते हैं, अपने सोचने शक्ति के अनुसार निकालते हैं। जैसे तराशे गए रत्नों से सतरंगी किरणें निकलती हैं। क्या कह रहा है, सामान्य भाषा का अर्थ रूढ़ और निश्चित होता है, काव्य भाषा में अर्थों की श्रृंखला फूटती है, जैसे तराशे गए रत्नों से सतरंगी किरणें निकलती है। जब एक व्यक्ति एक कविता या काव्य पढ़ता है तो वह उसका अर्थ अपने अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार निकालता है। वही जब वह कोई दूसरा उस काव्य को पढ़ेगा तो वह अपने अनुसार उसकी अभिव्यक्ति करेगा, उसका अर्थ निकालेगा। इस तरह उसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। लिखने वाला जब लिखता है तो वह अलग भाव से लिखता है और पढ़ने वाला उसको अलग भाव से पढ़ता है, इसीलिए यहाँ शब्दों का जो है वह अर्थ अलग अलग हो जाता है। अब है, काव्य भाषा के संबंध में अज्ञेय कई महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। सामान्य भाषा में इनको अलग करने के लिए अज्ञेय ने अनुभव की भाषा कहा है। काव्य भाषा को अज्ञेय ने क्या कहा है, अनुभव की भाषा। मतलब काव्य भाषा वही है जो हम अनुभव कर पाते हैं, अपने अनुभव से हम जो अर्थ निकालते हैं वही काव्य की भाषा है। सामान्य भाषा, लोक भाषा एक चिन्ह है, परंतु काव्य भाषा नाद एवं बिंब में अवतरित आत्मा। इसीलिए अभिनव गुप्त ने काव्य भाषा को रस से अभिन्न करके देखा था। अब अगला है कि काव्य भाषा एवं सामान्य भाषा, लोक भाषा का एक मौलिक अंतर यह है कि प्रथम की प्रवृत्ति जहाँ परिकरण की होती है वहाँ द्वितीय की प्रवृत्ति विकासमान होती है। मतलब कि जो सामान्य भाषा है वह तो हमेशा एक रूप में ही होती है, लेकिन काव्य की भाषा परिवर्तित होती रहती है, विकासमान होती रहती है, उसका अर्थ बदलता रहता है, आलोचकों के हिसाब से, पढ़ने वाले के अनुसार से उसका अर्थ बदलता रहता है। सामान्य भाषा की अभिधात्मकता एवं काव्य भाषा की संकेतात्मकता के कारण इनके मध्य एक अन्य अंतर आ जाता है। सामान्य भाषा में अर्थ निश्चित होता है और काव्य भाषा का अर्थ निश्चित करना कठिन है। वही मैंने कहा कि जब कोई लेखक या कविकार लिखता है तो वह अलग भाव से लिखता है, जब कोई इसको पढ़ता है तो वह अलग भाव से पढ़ता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकल सकते हैं। सामान्य भाषा संदेश प्रधान होती है और काव्य भाषा संवेदना प्रधान। जब हम कोई काव्य की रचना करते हैं तो हम संवेदना से करते हैं,
अपने भावों से, मन के भावों से रचना करते हैं, इसलिए वह संवेदना प्रधान होती है। सामान्य भाषा की अपेक्षा काव्य भाषा अधिक व्यंजक, अलंकृत, लाक्षणिक एवं चमत्कारिक होती है। सामान्य भाषा में उपकरणों की सीमा स्पष्ट होती है और काव्य भाषा की गरिमा प्रतिष्ठित होती है। काव्य भाषा का व्याकरण सामान्य भाषा के व्याकरण से विशेष होता है। तब काव्य भाषा में व्याकरण का ज़्यादा महत्व होता है। व्याकरण केवल शुद्ध एवं यथार्थ में घटित प्रयोगों को ग्रहण करता है, परंतु कविता की भाषा में जो यथार्थ में घटित होता है वह नहीं होता। मानव की कल्पना में जो घट सकता है वह भी कविता की भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात जो कविता की भाषा है, काव्य की भाषा है, वह कल्पना प्रधान भाषा है। मतलब कल्पना, हम कुछ भी कल्पना करके लिख सकते हैं। संभवतः कविता की भाषा में विचित्र प्रयोग समाहित हो जाते हैं। मतलब हम अनेक शब्दों को अनेक रूप में ग्रहण कर सकते हैं, अनेक रूप में लिख सकते हैं और उसका अर्थ भी कल्पना से भिन्न हो सकता है। इस प्रकार जो काव्य भाषा है वह एक विचित्र प्रयोग भाषा है। मतलब प्रायोगिक भाषा है, विकासमान भाषा है। तो यह थी काव्य भाषा और सामान्य भाषा में अंतर। धन्यवाद।